तो दैट इज चैप्टर जब हम ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग जनरली ऑसिलेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो ऑसिलेशंस क्या होती हैं? हाउ डू यू डिफाइन ऑसिलेशन? The to and from या movement. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस के अंदर हमारे पास जो मेजर टॉपिक आता है दैट वी स्टडी इन द सीनियर क्लासेस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल वर्ड्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करें तो इट्स अ टाइप ऑफ मोशन जिसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेजर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टू फॉर अ मोशन टू बी कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका जो बिल्कुल फर्स्ट होता है दैट इज कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। एंड जो है ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है एक्सेलरेशन, एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है कि जितना एक्सेलरेशन उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और या ये टू प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर हम उसको डिस्कस करें कि if we want to call any motion a simple harmonic motion, so we would say that we would look for these two things. Okay, the acceleration is always towards the mean position and acceleration is proportional to the displacement produced. And now how would we prove that? वो कहते हैं कि for example we can take spring, spring के अंदर अगर हम लोग अटैच करें, बोर्ड क्यों नहीं आ रहा? ओके, if we have a object like that. ये बल्कि हमारी बुक में भी मे बी एग्जाम्पल दी होगी, मैंने बुक ओपन नहीं किया। बट सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग अटैच है एट नॉर्मल पोजीशन, जब वो अपनी रेस्ट या मीन पोजीशन के ऊपर है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। ओके, अब जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और मैंने इसको डिस्प्लेस किया टू द राइट, तो हमारे पास स्प्रिंग क्या होगा? एक्सटेंड होगा। ये मेरी एक्शन फोर्स है which would be equals to F is equals to kx according to Hooke's law। हुक्स लॉ याद है ना? जी। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स विद बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन, जो स्प्रिंग का रिएक्शन फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? के डायरेक्शन या रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, एफ आर रिएक्शन फोर्स है इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, हमने ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन में? इस पोजीशन में। ऑब्जेक्ट की रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में? इसमें। तो जब हम वेक्टर्स की केसेस में बात करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम उसके साथ माइनस का साइन अटैच करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम जो है वो प्ले करेंगे इसके साथ भी। तो आर वी क्लियर अप टिल नाउ? है यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास एक्शन फोर्स है। जी। sorry, ये हमारे पास एक्शन फोर्स आ गया, ये रिएक्शन फोर्स आ गया, नेगेटिव साइन की इंडिकेशन होगी। अब वी ऑल्सो नो दैट के एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब के इसमें हमारे पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड एम हमारे पास क्या है? मास। जब ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अंदर उसका मास चेंज होता है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? नो। एंड के itself is a constant,
which means that this whole factor is a constant, so I can write it as minus constant into displacement. Here x is the displacement. So a is equals to is proportional to minus x. So this is, ये हमने अभी स्प्रिंग मोशन डिस्कस किया था, ठीक है। अभी हम लोग पेंडुलम को भी डिस्कस करेंगे और सर्टेन केसेस को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फिर उसको वैलिडेट करेंगे कि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, तो जो स्प्रिंग का मोशन होता है इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. So simple harmonic motion is defined as the type of motion in which the acceleration is proportional to the displacement and is always towards the mean position. अब इसको कैसे justify करेंगे? If I take you to this page, अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिएक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? यहाँ पे. अब क्या ये अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप करता है या फर्दर ऑन बैकवर्ड जाएगा? इसकी मीन पोजीशन ये थी ना, जब आप इसको रिलीज करोगे तो क्या स्प्रिंग यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी या फर्दर ऑन बैकवर्ड जाएगा? जाएगा। जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा. आप स्प्रिंग को रिलीज कर रहे हो तो अपनी मीन पोजीशन से आपने उसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे, वो यहाँ पे वापस आएगा एंड देन फिर यहाँ पे वापस जाएगा. इन ईदर केस जब आपने उसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी. जब स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जाएगा तब उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगी? इस तरफ. तो कोई भी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो, द डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द mean position. Such a kind of motion in which the acceleration is always towards the mean position is known as simple harmonic motion. और माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है? कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सच अ काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. Am I clear? बाकी वो बेसिक सी चीजें हैं जिसमें आप लोगों ने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ये तमाम चीजें जो है. एक सेकेंड अली बेटा, और हम क्लास में नहीं है. नहीं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई. जी। बाकी डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन मीन का मतलब क्या होता है? वन कंप्लीट राउट ट्रिप ऑफ द बॉडी. ओह शिट, मैंने अपना फोन ही हिला दिया. अच्छा भला काम हो गया था. उनको हाथ ही में लगाना चाहिए था. अच्छा एनी, वाइब्रेशंस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस दफा हमें ना वेव्स के नेम भी याद होने चाहिए. आपने, ये साइनोसाइडल वेव होती है हमारे पास, ये सॉटूथ होती है हमारे पास, ठीक है. इसमें ये मेरे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड. यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या होगा? टाइम पीरियड. वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी? This. और हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एनी पॉइंट ऑन द वेव वुड बी द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. अब मजे की बात यह है, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं जहाँ पे विल प्रूव दैट के एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ
cos थीटा किसके इक्वल होता है? ओमेगा बाय, ठीक है, बल्कि सॉरी, ओमेगा होता है इसके इक्वल, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा इंटू, ठीक है। बाकी लास्ट बिल्कुल स्टार्ट हुए चैप्टर में हमने ये वाला रिलेशन तो कर ही लिया था ना, 2 पाई/t एंड 2 पाई f वाला, याद है जी ना? तो वो यहाँ पे एक जी दफ़ा जी दोबारा उसको एक्सप्लेन कर लेता है। अब इसमें ना जो बेसिक इस चैप्टर का थीम है वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि हाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, वी कुड एसोसिएट आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद दैट ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका बेसिक बेसिक सिनेरियो ये है कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी बेसिकली जो है क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक ही होता है नेचर में। इट इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। एक सेकंड, हाँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, एक फ्री ऑसिलेशन होती है, एक फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। एज द नेम इंडिकेट्स कि फ्री ऑसिलेशन को हम, those oscillations will be considered as free oscillations कि when once a force is applied onto it, वो जो है अपना मोशन कंटिन्यू रखती हैं। एंड अगर हम लोग उसके ऊपर, हमें एवरी एवरी मतलब टाइम इट अप्रोचेस, हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़े, तो उसको हम लोग क्या नाम कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशंस बोलते हैं। यहीं पे डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है कि डैम्पिंग इस टाइप की ऑसिलेशंस होती हैं इन विच द ऑसिलेशंस इवेंचुअली गेट टू जीरो। और वो क्या, वो क्यों होता है? ड्यू टू द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। उसको कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कहा जाता है इनको, जिनमें डैम्पिंग एग्जिस्ट करती है ना हमारे पास। क्योंकि इवेंचुअली आप जब भी किसी पेंडुलम को ऑसिलेट करवाओगे, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, तो इवेंचुअली वो क्या करता है, इट कम्स टू रेस्ट। So everything जो है experiences frictional force, and this type of a motion in which the displacement eventually gets to zero is known as damping, and the system is known as driven harmonic oscillators. Basically forced oscillations और damping को side by side discuss किया जाता है, क्योंकि forced oscillations basically होती ही damped oscillations की वजह से हैं। और इसको damped oscillation का वर्ड भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि damping बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इट्स अ कॉन्सेप्ट इन विच द जो जिसको क्या कहते हैं, ऑसिलेशन ऑफ द जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो इट इवेंचुअली गेट्स टू जीरो। मैं सेकंड बुक में देख रहा हूँ तो इसमें क्या कुछ अच्छा क्या है। अच्छा उसने किया है, मजे का। आई लव द जो है इसका वो वाला पार्ट, डेरिवेशन वाला पार्ट ना। अच्छा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रूव करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इट्स सॉरी, जो सर्कुलर मोशन होता है इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन नेचर। इसलिए वो कहते हैं, कंसिडर करें कि हमारे पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लोगे, तीनों टॉपिक्स 1 मिनट में समझ में आ जाएंगे। ओके, हमारे पास एक सही है। ऑब्जेक्ट है, एक जो हमने एक रिजिड ऑब्जेक्ट पी को अटैच किया हुआ है एक रॉड के साथ। पहले मैं ये ना डायग्राम पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद मैं एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊंगा, उसमें ये तमाम चीजें मेंशन नहीं होंगी, तो ये अपने माइंड में रखना। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पी के साथ, सेंटर के साथ हमने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है कि जब ये ऑब्जेक्ट पी सर्कल में ऐसे रोटेट करता है तो ये पॉइंटर अप एंड डाउन मूव करता है। विच मीन्स कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर पहुंचेगा तो ये पॉइंटर कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो पॉइंटर भी कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। जब ये इस तरफ का मोशन स्टार्ट करेगा, पॉइंटर का मोशन डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा तो पॉइंटर वापस से कहाँ पे पहुंच जाएगा, जीरो पे। एंड जब वो इस तरफ आएगा, देन अगेन हमारे पास पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन जब वो इस तरफ जाना शुरू करेगा, पॉइंटर विल गेट बैक टू इट्स पोजीशन अगेन। ओके, तो हमारे पास एक पार्टिकल पी है एक, और उसके साथ एसोसिएटेड एक पॉइंटर पी है। हमने इन दोनों को आपस में जो है एसोसिएट करके जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना है। क्लियर? ठीक है। अब
मैं बनाता हूँ इसकी नीट डायग्राम। आई ट्राई आउट दिस, बल्कि नहीं, आई कैन डू इट। मैंने लास्ट टाइम देखा था, हाँ सर्कल था हमारे पास। हमारे पास सर्कल है, उसके अंदर हमारे पास एक लाइन आती है सेंटर से, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट पी अटैच्ड है। फिर हम लोगों के पास, हमने इसको डिवाइड कर देना है इक्वल फोर पार्ट्स के अंदर, which will be considered as the diameter of the circle. एग्जैक्टली diameter तो नहीं बन रहा, लेकिन एनी हाउ जस्ट सेपरेट दैट इसके अंदर। अब हमने क्या डिस्कस किया है कि जब ये पार्टिकल P जो है ये सर्कल में रोटेट करेगा, तो हमारे पास एक पॉइंटर P होगा जो कि किस में जाएगा, अप एंड डाउन दिस पोजिशन। ठीक है। अब सपोज जो पार्टिकल P है, इट मूव टू इट्स न्यू पोजिशन। है, ठीक है। एंड व्हेन इट रीच टू दिस पोजीशन, तो उसने जो एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, दैट वुड बी थीटा। यार ये फंस गया, एक सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तो मैंने बड़ी नीट डायग्राम बनाई है। जी सर। अभी भी तो क्यों उठा ली, गुस्से गुस्से में लग रहा नहीं नहीं। है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ये एम्पलीट्यूड होगा, ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि ये पूरा उसको शो कर रहा है, रेडियस को, दैट वुड बी द एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर की जाएगी। ठीक हो गया। ठीक है। क्योंकि सेंटर हमारे पास O है, इसको हम O1 कंसिडर कर लेते हैं। ये पार्टिकल P है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल क्या बन जाएगी हमारे पास, या हम जस्ट एंगल कंसिडर कर लेते हैं, O O P। ठीक है, दैट इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास ये मेरे पास क्या था, पार्टिकल की ओ एन किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है, एक्स नॉट। ओ पी किसकी इक्वल है, एक्स नॉट। साइन ऑफ थीटा, अगर हम इसको ट्रायंगल कंसिडर करें यहाँ पे, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, लेकिन बेसिकली हमने पॉइंटर की लेंथ यहाँ तक कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे, चूंकि मैंने आपको डिस्कस किया कि जैसे जैसे ये पार्टिकल पी सर्कल पे रोटेट करेगा, पॉइंटर भी उसके साथ साथ जाएगा, तो ये इन अकॉर्डेंस टू दिस पोजिशन होगा। तो थोड़ा सा ऊपर काट देता हूँ ताकि एक प्रॉपर ट्रायंगल बन जाए। ये यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ये वाली, हाँ। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ने जो है, ये हमारे पास पूरा ये एंगल कौन सा बनेगा, 90 का बनेगा। या अगर हम लोग इसको भी एंगल कंसिडर कर लेते हैं थीटा,
एनी हाउ भी फेलाइसिस होती हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर में हमारे पास कौन सा बन रहा है? एक्स। और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? 90 के सामने वाला एंगल, ये एक्स नॉट। ऐसे बनाना है ये थीटा एंगल ऑल्टरनेट एंगल की बेसिस पे ये बन जाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास। तो साइन थीटा वुड बी एक्स ओवर एक्स नॉट प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा, जो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा थीटा। ओके। जी। अब इसमें जो हमारे पास x है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन ऑफ थीटा के ऊपर। एंड व्हेन समथिंग डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को डिस्कस करते हैं ना, उनकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो जो है साइनोसाइडल होती हैं। तो अगर हमें ये इक्वेशन भी जो है वो साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में, साइन के एंगल में हमारे पास वैल्यू दे रही है, विच मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन साइन एंगल, विच इन टर्न्स शोज के इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके। ओके। अब इसके अंदर आपने वही कर लेना, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, एंड ये 360 हो जाएगा। इन ईदर केस हमारे पास वैल्यूज जो है। 180 नहीं होगा उधर? सॉरी। 180 हाँ तो नीचे 270 फिर 0। 180, 270। अब हमने वेलोसिटी की तरफ जाना है। वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक जो सर्कुलर होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है हमेशा टेंशन टू द सर्कल होती है। अगर हम लोग उसको रखें उसी पोजीशन के ऊपर जहाँ पे हमने रखा हुआ था, ये मेरे पास पॉइंटेड का पोजीशन आ गया। ये पॉइंटेड है and, ये पार्टिकल ये हो गया हमारे पास। इस पार्टिकल पी की टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनेगी? इस तरीके से। और जो पॉइंटर की वेलोसिटी बनेगी, दैट वुड बी, ये हमने ट्रायंगल लास्ट टाइम कंसिडर की थी, जिसमें हमने कहा था उसको कि ये मेरे पास पॉइंटर एन है, ये पार्टिकल पी है, ये उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल पी की, मैं मोशन ऑफ वो। अगर ये 90 था तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या बनेगा? 90। थोड़ा जी। सा बाहर को शो हो रहा है बट मैं सिर्फ इतना पोर्शन ले रहा हूँ। ठीक है। टी होती है वो किसकी इक्वल होगी? ये हमारे पास क्या था? एक्स नॉट, और ये मेरे पास क्या था? only एक्स। converted from one form to another। सो हम लोग इसके अंदर जो है इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हाउ, मतलब हम इसको आइडियली डिस्कस करेंगे, विल से कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मीन पोजीशन पे होती है वही उसी मैग्नीट्यूड की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है। एंड आई रिपीट दैट अगेन एंड अगेन, हम लोग ये सिर्फ आइडियल केस में डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग डैम्पिंग के प्रोसेस को डिस्कस अंडर कंसिडरेशन नहीं लेके आएंगे। एक होता है आइडियल केस, ठीक एक है। होता है प्रैक्टिकल केस, तो हम प्रैक्टिकल केस नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। ऑल्दो
हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे कि जैसे हम लोगों ने वो याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जब ये दोनों फैक्टर्स आपस में ऐड होते हैं तो उस तरीके से तमाम चीजें जो है वो बनती हैं हमारे पास। 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh माइनस fd की इक्वेशन हम लोगों ने की थी अभी रिसेंटली, मतलब एएस रिसेंटली तो नहीं, एएस के अंदर किया था। तो वो कॉन्सेप्ट हम एट द एंड ऑफ द डे डिस्कस जरूर करेंगे कि ओके दीज आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे पास मोशन कंटिन्यूड नहीं रहता एंड इवेंचुअली इट कम्स टू एन हॉल्ट। बट जो है बिगिनिंग के लिए हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे थी वही काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में हुई है, टू द पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम ठीक है। पोजीशन। ऑल्सो हम लोगों ने जो था एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस लेसन के हम लोगों ने जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस फॉर सिंपल पेंडुलम एंड मास स्प्रिंग सिस्टम उनको भी डिस्कस करना है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं लेकिन उनका टॉपिक एज इट इज हमारे बुक में डिस्कस नहीं है। एंड एज वी आर गोइंग टू एंड चैप्टर नंबर 3 आई वुड लाइक यू टू, जो मेरा तुम हमेशा काम करते हो कि सिलेबस को रिव्यू कर लेना एंड लेट मी नो कि हम लोगों को कौन सा टॉपिक जो था नहीं करना था और वो टॉपिक रिमूव हो चुका हुआ है और समथिंग लाइक दैट। ओके ऑलराइट। अच्छा, हम लोग अब कर लेते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे का एक टॉपिक है उसका, अगेन स्ट्रेट अवे तो क्वेश्चन नहीं आता लेकिन उसमें वो somehow हमसे डिमांड करते हैं कि वी नीड टू पुट दैट इनटू अ पर्सपेक्टिव वेयर के हमारे पास, एक तो बोर्ड बंद हो गया, हाँ अब हो गया। देयर इज दिस टर्म नोन एज फेज, सिंपल हार्मोनिक मोशन में उनको डिस्कस करते हैं। फेज इज नोटेड एज थीटा विच इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये दिखने में तो ये एक एंगल होता है बट फेज हम एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल को बोलते हैं जो पोजीशन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करे। ठीक है, नॉर्मली जो थीटा होता है वो इक्वल होता है फाई प्लस ओमेगा टी के। ठीक है, और वी कुड राइट इट एज ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्कस करें, मैं फेज को डिस्कस कर रहा हूँ, फेज हमारे पास क्या होता है, इट इज एन एंगल विच टेल्स द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन अ सर्कल, वेदर इट्स गोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द फेज एंगल। यानी हमारे पास जितने भी पिछली इक्वेशंस थी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, वी कैन राइट इट, रीराइट इट एज x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये फाइव हमें जो है पोजीशन बताएगा एंड ओमेगा टी जो है वो दैट विल टेल अस कि वो किस पोजीशन में जो है वो मूव कर रहा है। फाइव जो है हमारे पास बेसिकली एक रेफरेंस एंगल होता है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 90 है तो वो हमें 90 बन रहा है तो इट मींस कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर वो 360 या 270 आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से जा रही है। ठीक है, ठीक है सर। अब जब हम इसको सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा अली मैं दोबारा बता दूं, हमारी मंडे को क्लास नहीं होगी। ये मैं सैटरडे एंड संडे की क्लास सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज मंडे को मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, ठीक है बाय द सर। एंड ऑफ दिस मंथ जाएंगे। हाँ, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। आप नहीं जा रहे हो? शायद मैं भी चला जाऊँ, शायद मैं यहाँ इस इधर से ही चला जाऊँ, मुल्क से ही चला जाऊँ। बस ये फिर तुम लोगों को याद आएगी मेरी। आई ना जाए यार, बहुत वगैरह तो खुदा की कसम मुंह पे बेइज्जत करते हो, जलील इंसान, कोल्ड हार्टेड बिचेस। अच्छा जी, सर इसमें नहीं, मुंह ना लग मेरे आप। सपोज ये उसका वेरी स्मॉल एंगल था जो उसने इनिशियली जो था वो पुट फॉरवर्ड किया, आफ्टर सम टाइम इट मूव टू दिस पोजीशन ओमेगा टी। लेट मी चूज अनदर, बहुत अच्छी बात है, लग रहा है ही ना जैसे मुझे। ठीक है, ये वही सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली डायग्राम ही हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके। पार्टिकल पी इनिशियली जो था वो इस पोजीशन पे था,
तो जो उसने स्मॉलेस्ट एंगल स्वाइप किया दैट वाज 5, और ये जो था डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास थी। ठीक है, सो इसने हमारे पास पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा, दिस एंगल विच इज थीटा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव इनिशियली हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, इससे हम लोग यहाँ पे फाइव मेंशन आउट नहीं करते। जिससे हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं ना, जैसे साइन कॉस, और उसके अंदर भी हमने किया कि हम कहते हैं कि ये चीज प्रेजेंट होती है वहां पे। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम नॉर्मली वी ओवर जी टी लिख देते हैं। उसमें हम ये कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो थी, तो हम उसको पुट करेंगे तो पीछे रह जाए। इसी तरीके से ये फाइव प्रेजेंट होता है, बट इज द स्मॉलेस्ट एंगल दैट इज स्वाइप्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तब हम इसको कंसिडर करते हैं। अब ओमेगा टी क्लियरली हमने पढ़ा हुआ है, ओमेगा टी क्या होता है हमारे पास, वो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास। ठीक है, जी जी जी। वो थीटा एंगल को हमें इंडिकेट कर रही होती है। सो कंप्लीट हमने ये वाली चीज तो पढ़ी भी थी, हमने ये चीज नहीं इंट्रोड्यूस करवाई कि फाइव, और वो बेसिकली हमने कहा कि इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, बट हम इसको मेंशन आउट इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये स्मॉल होता है या वेरी स्मॉलर एंगल को इंडिकेट कर रहा होता है। तो फेज मैं दोबारा रिपीट कर दूं, फेज इज एन एंगल विच इंडिकेट्स पोजिशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल पी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये पी आया था, ये ठीक पी है। आया था। अब आ जाते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, जो हमने आज जो थे वो कवर अप करने थे। उसमें हम लोग जो है सबसे पहले करेंगे, यार ये मैं इसको कहाँ पे करनी है, गायब हो जाए। हाँ हो गया। ये हालात है हम लोगों के कि एक, भाई आप रहने दो, अपने बताओ। अच्छा जी, हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो वी नो दैट के मास स्प्रिंग सिस्टम वही जो हम लोगों ने बिल्कुल ऑसिलेशन के स्टार्ट में डिस्कस किया था ना। वी हैव अ मास अटैच्ड टू सॉरी मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, जिसको हमने एक्सेलरेट किया और फिर हमने वो पूरी इक्वेशन निकाली। फाइनली इक्वेशन हमारे पास क्या निकली थी, माइनस के एम एक्स। ठीक है, याद है, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू जो था के एक्स हम लोगों ने निकाला था, सॉरी एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स था। ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ था हमारे पास, और ये न्यूटन सेकंड लॉ ठीक है। ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने ओ निकाला था माइनस के ओवर एम इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम इसको, अगर हम लोग इसको डिस्कस करें सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा हुआ ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर्कुलर सेंटीपिटल फोर्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है। आई थिंक सो याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स वो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा किसके इक्वल निकल आएगा, के ओवर एम। मैं ये डेरिवेशंस करा रहा हूँ, लेकिन अगेन जब मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा ना आप लोगों को, वहां पे डायरेक्ट इनकी पुटिंग ही होगी। लेकिन वो इट्स जी ऑलवेज फॉर्मूला वही मत यूज करना। बेटर, वही होता है कि हम लोगों को अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो पता होता है कि अच्छा यार इसको हमने ऐसे लगाना, थोड़ा ऐसे यूज कर। अच्छा जी, अब वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी होता है, और अगर हमें टाइम पीरियड निकालें तो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, एम ओवर के अंडर रूट 2 पाई। अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास। ठीक है, अगर आपने रीअरेंज करना तो आप रीअरेंज करके भी इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स नॉट साइन के ओवर एम इंटू टी। यहाँ पे ये टी जो है वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है, और ये टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो ये दोनों आपको, वैसे तो हम लोग सीनियर ए लेवल में पढ़ा भी हुआ है कि टाइम पीरियड और टी में जो है वो डिफरेंस होता है। दे डू हैव द सेम यूनिट्स, बस हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रीवियसली निकाला था, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगेन अगर हम लोग एम की स्क्वायर वैल्यू पुट रूट। कर देते हैं, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू
के बाय एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला इसलिए अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे जाके इनको अप्लाई करना है। ठीक है। इसको हम अंडर रूट में भी ले जा सकते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा, के बाय एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग एक्स को कॉमन ले लें, एक्स नॉट को कॉमन ले लें, तो बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, के बाय एम वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट कैसे कॉमन लिया? बाहर बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखो दोबारा से बना सकते हो आप इसको, ये एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर बन जाएगा। इस एक्स नॉट स्क्वायर को बाहर ले जाओ तो इस एक्स नॉट को कैंसिल आउट कर देगा। ओके। मैथमेटिकल रूल अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। जब हमने इस एक्स नॉट को ठीक है। बाहर कॉमन लेके जाना है तो उसकी प्लेस में हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड पे। और यू कुड से कि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एक्स नॉट को बोथ साइड्स पे। बेसिकली वो ये हुआ, तो ओके। हमने यही किया है ना कि हमने इस वाले पार्ट को एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया एक्स वो से एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। मल्टीप्लाई जो हमने किया था वो उसको मैंने बाहर कॉमन पे ले लिया। ठीक है। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो x किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट के। उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स नॉट इंटू के ओवर एम। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे अप्लाई होंगे। अ, उसमें भी वैसे अप्लाई होंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जेंस के अंदर जो ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रॉम द पॉइंट। सिर्फ एक फॉर्मूला ही है सिलेबस में तो इसको। हाँ हाँ, मैंने 20 दफा तो ऑलरेडी रिपीट कर दी है बात कि सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं। बस ये है कि अगर उनकी डेरिवेशंस बंदा एक दफा देख लेता है तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ये काम हुआ कैसे है। ठीक है सर। एनर्जी कंजर्वेशन की हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास एफ इज इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होती है तो एफ भी क्या होगा, जीरो। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, एफ किसके बराबर आएगा, के एक्स नॉट, ठीक है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल ओवर टू, जीरो जी। प्लस के एक्स नॉट ओवर टू इज इक्वल वन बाई टू के एक्स नॉट आ जाएगा हमारे पास। हम्म, कौन सा क्वेश्चन, पहले पेज पे, कौन सा वाला, ये सॉल्व द इनइक्वालिटी वाला। तुम्हारी ले लो। यार इधर आके मुझे या तो दिखा दे या अहमद को बता दे कौन सा सवाल है। अहमद देख कौन सा पहले वाला सर्कल जो है। हाँ, तो उसको वही प्लस माइनस इसमें ऐसे ऐड करोगे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए हमारे पास, उसके बाद इसको सॉल्व करना। नहीं बोल Sir, you should answer वही the कह part वही कह रहा हूँ, नहीं इसमें भी आपने वही रूल लगाना है, बस इवेंचुअली इसको इक्वल टू जीरो पुट करके इस पूरा जो आपका फाइनल आंसर निकलेगा कंप्लीट स्क्वायर बना के एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी वाली फॉर्म में, उसको इक्वल टू जीरो पुट करके उसी को रीअरेंज करना है। स्टेप सारे वही हैं, बस आखिर में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी है। अच्छा, श्री अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें या वर्क डन के बारे में बात करें तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ इंटू डी के। इसको हम एफ इंटू एक्स नॉट भी लिख सकते हैं बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास। अगर हम एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो वन बाई टू के एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू वन ओवर टू के एक्स नॉट स्क्वायर। चूंकि हम मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या बनेगी हमारे पास,
1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अगेन बात ये है कि जब x इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। और जब x जीरो। इज इक्वल एक्स नॉट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर इन लीनियर मोशन। और v हमने अभी अभी डिस्कस भी किया कि v की वैल्यू हमारे पास जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकाली थी वो क्या थी, एक्स नॉट इंटू के बाय एम इंटू 1 - x वन स्क्वायर माइनस। एक्स नॉट स्क्वायर। या अगर हम सादा भी जी। लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, हमें उसमें कोई मसला नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। बस वो ये होता है कि इस वाले फॉर्मूला से ना इजी हो जाता है सब चीजें निकालना, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट 0 एंड वो करेंगे ना तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा प्रॉपर इस तरीके का। अच्छा जी, अच्छा इसको ठीक अब है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी is equal to 1/2 m x नॉट स्क्वायर into k by m 1 - x square over x नॉट स्क्वायर। ठीक है, 1% में इसका स्क्वायर ले लिया चेक करो। क्योंकि b के अंदर पुट करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली स्क्वायर चला जाएगा। गॉट इट। जी। mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, k वापस आ जाएगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 - x स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अब अगेन x जब इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के। और जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होगा तो ये कट हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हेंस प्रूव हो गया। अगर आप हम ये देखें इंटरकन्वेंशन का रूल लगाएं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या निकली थी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रीवियसली हमारे पास क्या निकली थी, वही निकली थी वैल्यू। जी। मैंने कहा पीछे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी यही निकली थी ना। जी डी 1 इंटू के एक्स नॉट से। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी ये निकली है। अब अगर हम टोटल जी। एनर्जी फाइंड आउट करें एट मीन पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन, चॉइस इज आवर्स, हम बस टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। अगर हम फॉर एग्जांपल एट x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करें तो एनर्जी हमारे पास क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उस टाइम 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जी। है, 0। तो टोटल जीरो। एनर्जी अगेन हमारे पास क्या निकल आएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। हेंस प्रूव हो गया इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब मतलब दूसरा ठीक है। दूसरा रूल भी लगा के देख लो, अगर हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे एक्सट्रीम पोजीशन में निकालते हैं, अगेन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स नॉट मैक्सिमम। स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या आ गई, जी। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। हेंस प्रूव, मतलब अगेन दोनों रूल्स में ये प्रूव होता है कि हमारे पास सिंपल, हम अगेन दिस इज ओनली द आइडियल केस। तो जब हम इनके ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ग्राफ इनका कुछ इस तरीके से आता है कि अगर हम लोगों के पास दिस फैक्टर यूं हो जाता है हमारे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास कि ठीक है। जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे आती है, ये सिंपल पेंडुलम को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस कर लें। आप जैसे जैसे उसको अवे लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जब वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा तो 0, और फिर जब मीन पोजीशन से फर्दर अवे बैकवर्ड जाएगा तो यूं, एंड ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा हमारे पास। और अगर हम ये हमारे पास 0 है, इसको यहाँ तक ले जाते हैं तो ये मेरे पास पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई और ये नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो अगर हम इसी ग्राफ के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास कैसे बनेगा, अब जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, सॉरी 0 होती है। मीन पोजीशन पे आके वो क्या होती है, मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम। इवेंचुअली गेट्स टू 0। ऐसा ग्राफ बनेगा फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाश्ता नहीं करके आए तुम लोग,
ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ द टोटल ग्राफ, जिसपे वो हम लोगों ने सुपर स्टेशनरी वेव पढ़ा था ना, कि एनर्जी विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू साइकिल्स, तो इसी तरीके से कन्वर्ट होती रहती है फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इट्स अगेन इलास्टिक मोशन को ये डिस्कस करी है हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करी है, लेकिन इन जनरल हम ये सिर्फ आइडियल केसेस के बारे में पढ़े। जैसे ही हम लोग एक उस पे जाते हैं तो फिर हम इनको डैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को साथ में रिड्यूस कराते हैं। आप लोगों ने कल आई आस्क्ड यू टू रिव्यू द रेजोनेंस पोर्शन फ्रॉम द बुक, तो आप लोगों ने वो रिव्यू कर लिया था? जी सर। कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन हो क्या हमारे पास ना उसमें डिस्कस हो रही है? फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने दोनों डिस्कस कर लिया हुआ था। वो तो जी कर लिया। ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कौन सा होता है? जो फोर्स्ड ऑसिलेशन जो है वो अंडरगो करता है। रेजोनेंस का प्रोसेस जी हमने क्या डिस्कस किया था, कि मैक्सिमम when the object oscillates at फ्रीक्वेंट। maximum amplitude, when the natural frequency becomes equals to the driven harmonic oscillator, so that maximum, this process is known as resonance. जी Resonance occurs when the frequency of the applied periodic force is equal to the natural frequency of the vibration। वो आपने अक्सर एक इस तरह का एग्जाम्पल भी देखा होगा कि उन्होंने एक इस तरह रॉड सा लिया हुआ है, उसके ऊपर जो है ईदर एंड्स के ऊपर पेंडुलम्स उन्होंने लटकाए हुए हैं। साल लग गया एक बच्चों का, गलत क्यों नहीं है? पागल हो गया। इसको बहुत ही भूख लग रही है। तो वो ये देखते हैं कि वो जब पहले पेंडुलम को ऑसिलेट करवाएंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है नेबरिंग जो हमारे पास पेंडुलम्स होंगे वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जी जैसे इसको ऑसिलेट कराते हैं तो वो फिर साथ में ये भी ऑसिलेट होना, एक पॉइंट ऐसे आता है कि ये सब लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने, दिस प्रोसेस इज नोन एज, वो बेसिकली यही होता है कि जब इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी इन इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो तब ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, व्हिच इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मैंने आपकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस करवा दी थी कि हमारे पास माइक्रोवेव ओवन में जो फूड हमारे पास कुक होता है इमीडिएटली, उसका रीजन भी ये है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जो है फूड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो ऑब्जेक्ट इजीली फूड इजीली जो है वो कुक हो जाता है हमारे पास। और वो ब्रिजेस और उसकी एग्जांपल है रेडियो के अंदर भी हमारे पास जो है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। उसका नाम मुझे निकल गया है, टैंक करके कुछ नाम होता है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर का ना एक वो बनता है, हम्म। और वो मुझे वर्ड टोटली स्लिप डाउन माइंड से हो गया है। तो वो भी वहां पे भी रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम ट्यूनिंग करते हैं ना रेडियो की, तो बेसिकली हम क्या कर जी रहे जी होते हैं, स्टेशन की फ्रीक्वेंसी अपने फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं, और जब मैच। मैच कर देती है तो हम वो पिकअप दैट सिग्नल और हम लोग उसको सुन पाते हैं। वो उसका वैसे हमने आगे जाके पढ़ना है, लेकिन वो भी चीज यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। बल्कि एक सेकंड, अच्छा खैर है। बाकी जो रेजन डैम्पिंग था उसके अंदर हम लोग आपने वो ग्राफ भी डिस्कस कर लिया था कि जो लेस स्टीप होगा जी वो जो है लाइटली डैम्प्ड होगा, जो मोर स्टीप होगा वो हैवीली डैम्प्ड होगा। हैवी डंप।
जी कुछ गलत नहीं दिया। अगर हमारे पास ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, तो जो डैम्प होगा वो ऐसे फ्लैटर होगा, और जो शार्पर होगा वो जो है लाइटली डैम्प्ड होगा। जो फ्लैटर होगा अच्छा, वो हैवी डैम्पिंग होगी, ठीक है। वो हैवीली डैम्प्ड, बिकॉज वो अपना मोशन कंटिन्यू नहीं रख पाया ना, वो ऐसे ही रहा हमारे जी पास। जी बिल्कुल। और जो है स्टीपर होगा, आई गेस मैंने उल्टा बोल दिया था साथ में, जो जी उल्टा स्टीपर बोल होगा दिया। वो लाइटली डैम्प्ड होगा। So that's all for chapter number 3. एक दफा दो तीनों चैप्टर्स को जो है वो रिव्यू कर लेना, and let me know if there is anything that we still need to discuss. ठीक है। Uh, if you want, so we can do few questions as well right away. या कल ही कर लें? ठीक है, देख लें। आप बता दो। मैं ऐसे करता हूँ कि अभी मेरी लेमा और हनीम के साथ क्लास है ना, तो हाँ मैं जी। 2-3 क्वेश्चंस निकाल के आपको भेज देता हूँ, आप बैठ के कर लो उसको। ठीक है। अभी कहीं को मसला शसला होगा तो मुझसे पूछ लेना। मीटिंग का टाइम हाँ वैसे जी। भी होने वाला है। ठीक है, जी जी। मैं ठीक है। भेज रहा हूँ बस 2 मिनट में। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।